अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर मोहम्मद वकास अमीन। तो कैसे हैं आप लोग बेटा? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो बेटा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड इम्पल्स, और ग्राफ भी करेंगे, रिलेटेड एमसीक्यूज भी करेंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है ना वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा लीनियर मोमेंटम से। लीनियर मोमेंटम वैसे तो एक कह सकते हैं मैथ ना मोशन या क्वांटिटी ऑफ मोशन, लेकिन इसको अगर इजी वर्डिंग में अगर आपने समझना है तो आप इसको इम्पैक्ट, किसी चीज़ का इम्पैक्ट कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक कार है और वो 10 की स्पीड से मूव करती हुई एक जगह के साथ वो स्ट्राइक करती है, कोलाइड कर जाती है। और 10 की स्पीड से ये एक साइकिल है, वो भी उसी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करती है जहाँ पे कार टकराई थी, कार कोलाइड की थी। तो किसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा? डेफिनेटली कार का इम्पैक्ट जो है वो ज़्यादा होगा। अगर आपसे वो कोलाइड करेगी कार 10 की स्पीड से और साइकिल कोलाइड करेगी, तो कार का इम्पैक्ट आप पर क्या पड़ेगा बेटा? ज़्यादा पड़ेगा, पेन ज़्यादा होगी आपको। इसका मतलब है कि कार के पास ज़्यादा मोमेंटम था। ठीक है, तो आई होप कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, जैसे जैसे लेक्चर कंटिन्यू होगा वैसे वैसे आपको चीज़ों की समझ आती जाएगी। तो डेफिनेशन क्या है बेटा? एक तो क्वांटिटी ऑफ मोशन भी कह सकते हैं। एंड सेकंड डेफिनेशन इज, आप फार्मूले को ही एक्सप्लेन कर दे, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला P इज इक्वल टू एम वी। एम जो है इसके अंदर मास है, P जो है वो मोमेंटम है, और V जो है इसमें वेलोसिटी है। अब मोमेंटम किन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है मास पे और ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पे। फॉर एग्जांपल, आप अपना हाथ जो है ना वो एडजस्ट करें, यानी कि टेबल पे रखें अपना हाथ, और ऊपर जो है ना वो एक हैवी ऑब्जेक्ट लाइक एक किताब पकड़ लें, और किताब जो है ना अपने हाथ पे गिराएं। तो आपको जो है ना वो पेन होगी, डेफिनेटली पेन होगी। लेकिन अगर आप किताब की जगह एक पत्थर, हैवी पत्थर, 1 केजी का पत्थर अपने हाथ पे गिराएं, तो उसी हाइट से गिराएं जिस हाइट से आपने किताब गिराई थी, तो डेफिनेटली आपको पहले से ज़्यादा पेन होगी। क्यों? मैंने भी ऊपर आपको बताया इम्पैक्ट, किसी चीज़ का इम्पैक्ट, कि किसी चीज़ का असर कितना होता है। तो आपके हाथ पे बुक का जो इम्पैक्ट होगा वो कम होगा, जबकि वो जो पत्थर है 1 केजी का, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो डेफिनेटली मैथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम, मीन जिसका इम्पैक्ट ज़्यादा मोमेंटम ज़्यादा। तो पत्थर का, स्टोन का, जो 1 केजी का स्टोन था उसका इम्पैक्ट ज़्यादा था, विच मीन कि उसका मोमेंटम भी ज़्यादा। फिर सेकंड ये कि वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। वेलोसिटी को कैसे समझना है? दोबारा अपना हाथ टेबल पे रखें उल्टा, और अब आपने क्या करना है, वो बुक ही ले लें। बुक को आप यहाँ से गिराएं, आपको पेन होगी, डेफिनेटली पेन होगी। फिर आप बुक को यहाँ से गिराएं, हाइट ज़्यादा करते जाएं। आप ऑब्जर्व करेंगे जैसे जैसे आप हाइट ज़्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे पेन भी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बुक ज़्यादा हाइट से अगर आप गिराएंगे तो बुक जैसे जैसे नीचे आएगी, ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ ज़्यादा होती चली जाएगी। तो मोर हाइट मोर वेलोसिटी, मोर गेन इन अ वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो मोमेंटम भी क्या होगा बेटा? ज़्यादा होगा, इम्पैक्ट ज़्यादा चीज़ों का पड़ेगा। आप देखें ना, आप चौथे फ्लोर से आप छलांग लगा दें नीचे, तो इम्पैक्ट तो ज़्यादा पड़ेगा ही ना आपकी बॉडी पे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन फोर्थ फ्लोर की जगह अगर आप एक चेयर पे खड़े होकर जंप करें तो इम्पैक्ट कम पड़ेगा आपको, यानी आपको पेन कम फील होगी। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। क्वांटिटी, कौन सी क्वांटिटी है बेटा? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या डायरेक्शन होती है? जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही डायरेक्शन मोमेंटम की होगी। एमसीक्यूज करते हैं। एक एमसीक्यूज है बेटा, इफ अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, विच क्वांटिटी इज नॉट अ कांस्टेंट? डेफिनेटली मोमेंटम। मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चाहे कांस्टेंट हो, लेकिन क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो कंटिन्यूसली इसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होगी। लाइक यहाँ पे डायरेक्शन ये होगी, इस पॉइंट पे डायरेक्शन ये होगी। कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी की डायरेक्शन, मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। तो मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट नहीं है। यूनिट क्या बनेगा इसका? यूनिट बेटा बनेगा, देखिए मैथ्स का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, तो ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है। साथ ही साथ न्यूटन सेकंड भी इसका यूनिट है। अब शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, प्रूव करें किलोग्राम मीटर पर सेकंड और न्यूटन सेकंड। इसको प्रूव कैसे करना है? आप लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कर लें, देखें किलोग्राम मीटर पर सेकंड। पहले तो आप निकालें न्यूटन किसके इक्वल होगा, तो F इज इक्वल टू एम ए, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन,
एम मैस है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, विच मीन के न्यूटन किसके इक्वल है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल है। तो यहाँ पर आपको न्यूटन लाने के लिए क्या चाहिए, एस के ऊपर -1 है, पावर -1 है, S-2 चाहिए। तो S-2 कैसे लेकर आएंगे आप, पर सेकंड के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें, पर सेकंड के साथ डिवाइड भी कर दें। अब ये S-1 और ये S-1 ये आपस में ऐड होकर S-2 बन गए, और ये S-1। अब ये किसके इक्वल है, ये तो न्यूटन के इक्वल है। तो इसकी जगह बेटा न्यूटन पुट कर दें, और ये पर सेकंड S-1 ऊपर चला जाएगा, तो ये एस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये बन गया न्यूटन सेकंड। अब आ जाते हैं डायमेंशन। डायमेंशन भी निकालते रहते हैं बेटा, मोमेंटम देखिए, मोमेंटम और एम वी। डायमेंशन निकालने का क्या मेथड है, आप इसके इनको इसके बेस यूनिट में कन्वर्ट कर लें। मैथ का यूनिट है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड। अब इनकी डायमेंशन लिखिए, किलोग्राम की डायमेंशन क्या होती है, मैथ की होती है कैपिटल एम, मीटर लेंथ है, लेंथ की कैपिटल एल, और टाइम है, टाइम का T-1। ये बेटा इसकी डायमेंशंस आ गई हैं, एमसीक्यूज में पूछी जा सकती हैं आपसे। नेक्स्ट बेटा एक एमसीक्यूज है, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं, तवज्जो चाहिए आप लोगों की। टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ mass 4 kg 16 kg आर मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। ले बेटा सेम वेलोसिटी, ये कीवर्ड है आपका। रेशो ऑफ देयर मोमेंटम, आपने मोमेंटम की रेशो फाइंड आउट करनी है। देखें दो सिचुएशन आप रेशो मेथड अप्लाई करेंगे। ठीक है, दो दफ़ा मैथ गिवन है, वेलोसिटी भी दो दफ़ा, क्योंकि मोमेंटम की रेशो आपने फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो मोमेंटम का फार्मूला लिख लें, P = mv। वेलोसिटी सेम है लेकिन मैथ तो सेम नहीं, m के साथ m1 लगाए, मोमेंटम के साथ भी p1 लगाए। इसी तरह p2 की इक्वेशन बना ले, P2 = m2 एंड v। अब इनकी रेशो ले लें। जब आप रेशो लेंगे इनकी, तो आप देखेंगे वेलोसिटी वेलोसिटी के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास जो एक फार्मूला बनेगा वो बनेगा P1 P2 = V1 डिवाइडेड बाय, सॉरी V1 कह रहा हूँ, वेलोसिटी तो सेम थी, m1 एंड m2। और आपसे पूछा क्या हुआ है, मोमेंटम की रेशो, P1 P2 की रेशो पूछी हुई है। तो करना क्या है, करना कुछ भी नहीं बेटा, मैं इसकी वैल्यू पुट कर दें। m1 आपके पास 4 है, तो यहाँ पे 4 पुट करें, ये 16 पुट करें, सिंप्लीफाई करें तो 1:4, 1:4, बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ वी डबल द मोमेंटम देन काइनेटिक एनर्जी विल बी। हमने तो काइनेटिक एनर्जी का कोई रिलेशन पढ़ा ही नहीं मोमेंटम के साथ, नहीं पढ़ा। चले निकाल लेते हैं, रिलेशन निकाल लेते हैं। रिलेशन कैसे निकालना है अपने, आपकी बेटा बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, बेसिक फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मोमेंटम का बेसिक फार्मूला क्या है, P = mv। काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेशन बनाना है, तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला है ½ mv²। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखना है इधर, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। आप ज़रा तवज्जो करें, बल्कि तवज्जो करने से पहले आप इसको मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई भी करें, डिवाइड भी करें। तवज्जो आपने रखनी है बेटा, पूरे लेक्चर में ही रखनी है। तो आप ज़रा देखें, मैथ्स को मैं मल्टीप्लाई भी करता हूँ और डिवाइड भी करता हूँ। अब इससे होगा क्या, इस मैथ्स के साथ मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा ½ m² V² डिवाइडेड बाय m। अब क्या करना है आपने, अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ½ mv² डिवाइडेड बाय m। अब मुझे बताइए mv किसके इक्वल है, ये तो मोमेंटम के इक्वल है, P = mv। तो mv की जगह मोमेंटम पुट कर दें, तो आपके पास ये काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला बनेगा, ये बनेगा 1/2 P² डिवाइडेड बाय m। ले बेटा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन आ गया। अब उन्होंने क्या पूछा था कि अगर आप मोमेंटम को डबल कर दें, तो देखें काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं मोमेंटम को डबल करूँगा तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। इफ़ वी डबल द मोमेंटम तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी। बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। आगे आते हैं, एक और एमसीक्यूज कर लेते हैं बेटा। टू ऑब्जेक्ट ऑफ अ mass 4 kg एंड 16 kg आर मूविंग विद द सेम काइनेटिक एनर्जी, सेम काइनेटिक एनर्जी। पहले सेम वेलोसिटी थी, अब सेम काइनेटिक एनर्जी दे दी है। और क्वेश्चन वही है, रेशो ऑफ देयर मोमेंटम, मोमेंटम की रेशो फाइंड आउट करनी है। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला पढ़ा था अभी आपने, इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो क्या था, 1/2 P² डिवाइडेड बाय m। करना क्या है आपने, मोमेंटम को पहले सब्जेक्ट बना ले, मोमेंटम को सब्जेक्ट बनाएंगे, 2m दूसरे पे चला जाएगा, ये काइनेटिक एनर्जी आ गया, और आपको लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट। ये मोमेंटम की इक्वेशन बन गई। अब आपने करना क्या है, मोमेंटम की रेशो फाइंड आउट करनी थी ना,
तो P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू, P1 कितना है, P1 है 2m काइनेटिक एनर्जी। M1 के साथ, m के साथ आप 1 लगाएंगे क्योंकि मैथ डिफरेंट है। फिर अंडर रूट 2m2 काइनेटिक एनर्जी। अब अच्छे, काइनेटिक एनर्जी तो सेम थी, काइनेटिक एनर्जी कैंसिल कर दें, 2 वैसे ही कॉन्स्टेंट है, ये भी कैंसिल हो गया। तो आपका जो रिलेशन बनेगा P1 P2 का, वो क्या बनेगा, अंडर रूट M1 एंड M2। अब M1 कितना था, M1 4 था, M2 16 था। तो मोमेंटम की रेशो, M1 आपका 4 और M2 की वैल्यू थी 16 और विद स्क्वायर रूट, ये कैंसिल करें आप, ये 1/4 हो जाएगा और ये रेशो बनेगी 1:2 की रेशो बनेगी। तो 1:2, ये बेटा आंसर आ गया, अल्फा इज़ द राइट ऑप्शन। आई होप कि ये एमसीक्यूज जो है ना ये आपको समझ आ रहे हैं। बेटा एक और एमसीक्यूज कर लेते हैं, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, एंट्री टेस्ट का भी और एफएससी में भी आ सकता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम जो है ना वो इक्वल है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, वेलोसिटी आपसे पूछी हुई है। लेकिन पॉइंट ये है कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम के रिलेशन में वेलोसिटी तो आती ही नहीं, वो तो मैथ आता है बेटा, ये क्या हो गया। देखिए काइनेटिक एनर्जी P² डिवाइडेड बाई 2m। तो यहाँ पे मोमेंटम है, मैथ है, वेलोसिटी तो है नहीं। तो बेटा हमारे पास एक और फार्मूला है, ज़रा देखें। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², हाफ, इस mv को अलहदा लिखता हूँ, इस v को अलहदा लिखता हूँ। अब ये mv किसके इक्वल हो गया, इसको मोमेंटम लिख दे, इसको v लिख दे। अब ज़रा देखें, काइनेटिक एनर्जी का एक नया फार्मूला आ गया, हाफ pv। अब क्वेश्चन में मेंशन किया कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को अगर मैं इक्वल कर दूंगा, तो जब मान लेके इक्वल हो गए तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं इन दोनों वैल्यूज़ को। तो अब 2 जो है वो दूसरे साइड पे चला गया, जब 2 दूसरे साइड पे जाएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी v। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो एम सी क्यूज़ है वो बीटा इज़ द राइट ऑप्शन। तो बेटा नेक्स्ट आपका क्या है बेटा, ग्राफ। हाँ जी, ग्राफ करने हैं हमने। देखिए मोमेंटम का और मैथ का, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी है ना, वेलोसिटी को आप कांस्टेंट रखें, मैथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, तो आपको क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। फिर मोमेंटम और वी का रिलेशन, मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी, मैथ्स को आपने कांस्टेंट रखना है, तो मोमेंटम और वेलोसिटी का भी रिलेशन क्या मिलेगा, डायरेक्ट। ये तो बहुत सिंपल था, लीनियर इक्वेशन थी। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगी, प्रॉब्लम आएगी बेटा यहाँ पर, इस फार्मूले में। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का ग्राफ बनाऊं, इसमें मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, तवज्जो करनी है बेटा आपने। आप जरा देखें मोमेंटम के ऊपर क्या है, फार्मूले में देखिए, फार्मूले में मोमेंटम के ऊपर स्क्वायर है, लेकिन ग्राफ में मैंने यहाँ मोमेंटम सिंपल लिखा हुआ है। आप जरा तवज्जो करनी है आपने, ऐसा ग्राफ जिसमें फार्मूले में फिजिकल क्वांटिटी पे स्क्वायर हो लेकिन ग्राफ में आपने स्क्वायर नहीं लगाया। तो जब भी आपने ग्राफ प्लॉट करना है तो आपने ग्राफ ऐसे प्लॉट करना है कि जो स्क्वायर वाली वैल्यू होगी, जैसे कि मोमेंटम है, स्क्वायर वाली वैल्यू से आपने ग्राफ को अवे लेके जाना, लाइक दिस, ऐसे ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, क्योंकि मोमेंटम के ऊपर स्क्वायर था, जो स्क्वायर वाली वैल्यू होगी ग्राफ उससे अवे जाएगा। अच्छा चलें, काइनेटिक एनर्जी अगर मैं एक्स एक्सिस पे लिख देता, यहाँ पे मोमेंटम लिखता, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी लिख देता, तो अब ग्राफ कैसा बनेगा। अब देखिए मोमेंटम के ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर वाली वैल्यू से ग्राफ को आपने अवे लेके जाना है, इस तरह से। लेकिन अगर ग्राफ में मैंने स्क्वायर ऐड कर दिया, तो अब तो काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का स्क्वायर क्या बन गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अब आपको क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो एक शॉर्टकट है बस। हाँ अगर आप इनको ज़रा समझना चाहते हैं डीपली, तो आप यहाँ पे कोई वैल्यू साइन कर लें मोमेंटम की और काइनेटिक एनर्जी की, फिर ग्राफ बनाएं, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ये करके देखिएगा आप। बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक जो है ना वो हमारा है न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ अ मोमेंटम। और न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम क्या है, एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू 4, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ। मोमेंटम में जितना ज़्यादा चेंज आएगा, फोर्स भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल आपका छोटा भाई साइकिल चला रहा है, इस डायरेक्शन में चला रहा है, कितनी वेलोसिटी के साथ, 10 की स्पीड के साथ। ज़्यादा होगी स्पीड, कम कर देते हैं, 1 की स्पीड से मूव कर रहा है। आप आते हैं पीछे से और आप इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर देते हैं।
अब मुझे बताएं, अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा, हो सकता है 1 से किधर चला जाए, 4 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चली हो जाए। लेकिन अगर आप कम फोर्स अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी में चेंज भी क्या आएगा, कम आएगा। वेलोसिटी में चेंज मतलब मोमेंटम में चेंज। तो जितनी ज़्यादा फोर्स, मोमेंटम में चेंज भी क्या आएगा, उतना ही ज़्यादा आएगा। तो इसको हमने ज़रा डेरिवेशन हमने इसकी चेक करनी। तो बेटा लेट्स स्टार्ट। कंसिडर अ बॉडी हैविंग अ मास m मूव विद द इनिशियल वेलोसिटी vi। एक बॉडी है जिसका मास m है और वो इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। व्हेन वी अप्लाई अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ अ मोशन, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही थी उसी डायरेक्शन में आपने क्या करनी है बेटा, फोर्स अप्लाई करनी है। वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, पहले वेलोसिटी vi थी, अब आफ्टर अप्लाइंग द फोर्स इस वेलोसिटी विल बी अ vf। फोर्स आपने अप्लाई की एंड बिकम vf। ओके, समझ आ गया बेटा। अब यहाँ पर आपने ये वही फार्मूला जो ऊपर मैंने लिखा था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, वो फार्मूला आपने प्रूफ करना है। तो बेटा न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, एफ इज इक्वल टू एम ए। जब भी अपने फोर्स मेजर करनी है ना तो न्यूटन का सेकंड लॉ आना। ठीक है, न्यूटन का सेकंड लॉ फोर्स मेजर करता है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन किसके इक्वल था बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन ही तो प्रोड्यूस हुआ ना, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया। तो ये था वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये आपके पास इक्वेशन बनेगी। मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये फोर्स, अब एम वी एफ किसके इक्वल है, ये फाइनल मोमेंटम है आपका। पी एफ माइनस एम वी आई क्या है, ये आपका इनिशियल मोमेंटम है, ये टाइम। अब मोमेंटम का ये चेंज आ गया, अब इस चेंज को आप डेल्टा पी के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ये बेटा आपकी इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन जो है ना ये बहुत कुछ बताती है बेटा। और इतने कॉन्सेप्ट है ना इसके, इस इक्वेशन के। आप डेली लाइफ के अंदर क्या आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व की होंगी। फॉर एग्जांपल कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेकर आते हैं, फ्रिज, एसी वगैरह, या शीशे के बर्तन लेकर आते हैं, तो आपने देखा होगा कि ये जो पॉलीस्टीरीन है, इस मटेरियल के साथ उसको पैक किया जाता है। अब उससे होता क्या है, ज़रा तवज्जो करें, इसी इक्वेशन को ज़रा देखिए, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। ये जो टी है ना इसको कहते हैं टाइम ऑफ कोलिजन। मीन्स के बॉडी कितने टाइम तक कोलिजन के दौरान आपस में कांटेक्ट में रहती है। चलें इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लाइक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और आप इसको पंच करते हैं। तो जैसे ही आपका पंच इस क्वेश्चन के साथ कांटेक्ट में आएगा, टाइम स्टार्ट हो जाएगा। अब आपका पंच जो है ना वो इस क्वेश्चन को क्या करेगा, डीफॉर्म करेगा इस तरह से। टाइम अभी भी स्टार्ट है, तब तक टाइम चलता रहेगा जब तक आपकी बॉडी इससे डिस्कनेक्ट नहीं हो जाती। तो पहले आपने फोर्स अप्लाई की, उस फोर्स ने इसको डीफॉर्म किया। अब जो है वो ये क्वेश्चन दोबारा से इसी स्टेट में, अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आएगा। तो अब आपका जो पंच है ना जैसे ही इससे डिस्कनेक्ट होगा, टाइम स्टॉप हो जाएगा। ये जब तक आपका पंच क्वेश्चन के साथ कांटेक्ट में था ड्यूरिंग अप्लाइंग फोर्स, उस टाइम को आप क्या कहेंगे, टाइम ऑफ कोलिजन कहेंगे। ठीक है, कितना टाइम, जब कोलिजन के दौरान दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कि आप इस आप किक करते हैं इस ईंट को, ब्रिक को, स्टोन को, तो कोलिजन का टाइम बहुत ही कम होता है ना, टाइम ऑफ कोलिजन बहुत ही मिनिमम होता है। जहाँ आप वॉल पे पंच करें तो टाइम ऑफ कोलिजन बहुत मिनिमम होगा। ये देखें 1/100 सेकेंड्स होगा। तो टाइम ऑफ कोलिजन अगर ज़्यादा होगा, टाइम ऑफ कोलिजन अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, सॉरी, यहाँ पे तो टाइम ऑफ कोलिजन कम था ना। टाइम ऑफ कोलिजन कम तो फोर्स ज़्यादा। इसी वजह से इस एग्जांपल के अंदर कि जब आप एक स्टोन को किक करेंगे तो आपको पेन ज़्यादा होगी, अगर आप वॉल को पंच करेंगे तो पेन ज़्यादा होगी। बात समझे। और किसी तरह से अगर मैं टाइम ऑफ कोलिजन को ज़्यादा कर दूं तो फोर्स क्या हो जाएगी, ज़्यादा कम हो जाएगी बेटा। और यही तो हम करते आ रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन के सिनेरियो में टाइम ऑफ कोलिजन ज़्यादा है तो हमें पेन भी कम होती है। फिर हम हेलमेट पहनते हैं तो हेलमेट क्या काम करता है, टाइम ऑफ कोलिजन को ज़्यादा कर देता है, फोर्स कम हो जाती है। अगर हम गिरते हैं तो हमें कम पेन होती है, सर सर हमारा जो है ना वो सेफ हो जाता है। फिर इसके अलावा वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कवर किया जाता है पॉलीस्टीरीन के साथ, उसका मकसद भी यही होता है कि वो टाइम ऑफ कोलिजन को ज़्यादा कर देता है और कम फोर्स लगती है। मीन्स अगर वो बॉक्स कहीं पे गिर जाए तो फोर्स का जो इम्पैक्ट पड़ेगा उस बॉडी पे, उस सिस्टम पे, वो कम होगा। तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल। अब देखिए फुटबॉल को अगर आप किक करते हैं तो यहाँ पे टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो ज़्यादा है।
क्यों? क्योंकि आप देखें ये फुटबॉल डीफॉर्म हो रहा है। तो डीफॉर्मेशन डीफॉर्म होगा, और उसके बाद फिर जब ये दोबारा नॉर्मल पोजीशन पर आएगा तो ज़्यादा देर तक आपका ये जो फीट है ये बॉल के साथ कांटेक्ट में रहेगा। तो टाइम ऑफ कोलिजन ज़्यादा, फोर्स क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरह से आप फॉर एक और एग्जांपल याद है, ये मेरे मेरे जहन में आई है कि जब अंडे लेने जाते हैं तो अंडे को भी एक जो भुरभुरा सा वो जो होती है उसके अंदर उसको कवर करके अंडों को पैक करके दिया जाता है। यहाँ इस में भी आप उसे पैक करके दे सकते हैं अंडों को। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब आते हैं इम्पल्स पे। इम्पल्स बेटा क्या है? फोर्स एंड टाइम, इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे ना यू विल गेट अ इम्पल्स। लेकिन इसका मीनिंग क्या बनता है? मीनिंग ये बनता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स शॉर्टर टाइम के लिए लगाएं किसी बॉडी पे, तो आप उसको क्या कहेंगे? इम्पल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल आप बॉल को किक करते हैं तो ये इम्पल्सिव फोर्स आप लगाते हैं, अब उसमें इम्पल्स आएगा। क्यों? क्योंकि आप बॉल पे बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ अ टाइम। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको समझ आ गई है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए फोर्स लगाएंगे, जैसे आप किसी कार को पुश कर रहे हैं, उसे आप इम्पल्स नहीं कहेंगे। फोर्स तो वहां पे भी आप ज़्यादा ही लगा रहे होंगे, लेकिन वो लॉन्गर टाइम के लिए लगा रहे हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा फोर्स शॉर्टर टाइम के लिए लगाएं उसे आप इम्पल्स कहेंगे। जैसे आप किसी को हिट करते हैं, पंच करते हैं किसी को, तो वो आप उसे इम्पल्स कह सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फोर्स शॉर्टर पीरियड के लिए लगाएंगे। तो इसे आप इम्पल्स कहेंगे। अब इम्पल्स के अंदर भी दो कैटेगरीज, दो किस्म की फोर्स होती है। एक होती है नॉन इम्पल्सिव फोर्स, एक होती है इम्पल्सिव फोर्स। नॉन इम्पल्सिव फोर्स वो फोर्स होगी जो लॉन्ग पीरियड के लिए लगेगी। जैसे कि ग्रेविटी, ग्रेविटी तो कंटिन्यूसली लगती ही रहती है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स या वेट की जो फोर्स है वो नॉन इम्पल्सिव फोर्स में आएगी। जबकि इम्पल्सिव फोर्स जो इम्पल्स क्रिएट करेगी वो कौन सी फोर्स होगी? जो शॉर्टर इंटरवल ऑफ अ टाइम में लगेगी एंड हैज़ अ हाई मैग्नीट्यूड। तो आई होप कि ये दोनों में आपको डिफरेंस का आइडिया हो गया। अब हमने इसकी बेटा कुछ डेरिवेशंस करनी है। देखें वही ऊपर जो इक्वेशन हमने लिखी थी, एफ इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी। टी को आप दूसरे पे ले जाएं तो एफ मल्टीप्लाई बाई टी, ये हो जाएगा चेंज ऑफ मोमेंटम। और यही बेटा इम्पल्स है। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे ना हमारे पास दो डेफिनेशन आ जाती है। एक तो आप इम्पल्स को इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। और ये भी कह सकते हैं चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू इम्पल्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम नहीं कहना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? फोर्स होगा, लेकिन जस्ट चेंज ऑफ मोमेंटम वो क्या होगा? इम्पल्स होगा। मोमेंटम में जितना ज़्यादा चेंज आएगा इम्पल्स की वैल्यू भी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो फोर्स आती है वो फोर्स क्या सिंगल वैल्यू देगी? कोई सिंगल फोर्स होती है 5 न्यूटन, 2 न्यूटन, कोई एक सिंगल वैल्यू होगी या एवरेज फोर्स होगी? तो बेटा ये एवरेज फोर्स होगी। ज़रा इसको भी, ज़रा इसका ग्राफ ज़रा देखें। स्टार्टिंग में जब आप फोर्स एक बॉल को किक करते हैं सपोज करें, तो आप अपने पैर से, फीट से फोर्स लगाते जाएंगे, फोर्स की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ पे मैक्सिमम फोर्स आप डिलीवर करेंगे बॉल को। अब बॉल जो है ना वो अब दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ रहा है, और आपका जो फीट है अब फुटबॉल से या बॉल से अवे जा रहा है, यानी डिस्कनेक्ट होने लगा है। तो अब फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। तो अब ग्राफ जो है ना वो डाउनवर्ड आता जाएगा ऐसे। अब यहाँ ये फोर्स देखे ना, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। ये इम्पल्सिव फोर्स का ग्राफ कुछ ऐसा है। तो आपने यहाँ पे जो फोर्स पुट करनी है, फोर्स की वैल्यू, वो ना तो ये वाली फोर्स करनी है, ना ये वाली करनी है, ना ये वाली करनी है, आपने एवरेज फोर्स लेनी है। ठीक है, ये पॉइंट भी, ये कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, ये भी आप याद रख लो। और एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बेटा, आपके जो बाल हैं अल्लाह ताला ने आपके सर पे बाल दिए हैं, तो ये किसी मकसद के लिए दिए हैं या आपका सर बचाने के लिए दिए? क्योंकि अगर आप गंजे होंगे, आपके बालों आपके सर पे बाल नहीं होंगे, तो जस्ट 5 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी आपका जो स्कल्प है, स्कल वो तोड़ने के लिए, फ्रैक्चर करने के लिए। लेकिन अगर आपके बाल होंगे और अच्छे खासे होंगे, घने बाल होंगे, तो फिर कितनी फोर्स चाहिए बेटा? 50 न्यूटन की फोर्स चाहिए होगी आपका स्कल तोड़ने के लिए। तो बालों की हिफाजत किया करें, और टाइम से पहले गंजे नहीं होना आपने। ले बेटा, एक और एमसी एक क्वेश्चन है बेटा, डज मूविंग ऑब्जेक्ट हैव इम्पल्स? तो बेटा छोटी सी बात आपने ज़रा ऑब्जर्व करनी है। अभी ऊपर क्या पढ़ा था हमने?
कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो बेटा उसके मोमेंटम में तो चेंज ही नहीं होगा, तो यहाँ पे इम्पल्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ पे आप लिख लें वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, तो मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, ज़ीरो होगा। और बाय द डेफिनेशन ऑफ इम्पल्स, इम्पल्स क्या आ जाएगा, ज़ीरो। लेकिन अगर बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी के साथ मूव करेगी फिर बेटा इम्पल्स होगा। ठीक है, फिर वेलोसिटी जो है ना वो नॉट कांस्टेंट अगर होगी तो मोमेंटम भी नॉट कांस्टेंट, तो चेंज ऑफ मोमेंटम नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसकी वजह से इम्पल्स भी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। देखें वॉल है, वॉल पे आपने बॉल को हिट किया, थ्रो किया बॉल को। बॉल की स्पीड कितनी थी, 2 मीटर पर सेकेंड थी। बॉल जो है वो वॉल के साथ स्ट्राइक करेगी, फिर दोबारा से रिफ्लेक्ट बैक होगी। रिफ्लेक्ट बैक भी उतनी ही स्पीड के साथ होगी। आपने फाइंड क्या करना है बेटा, इम्पल्स फाइंड आउट करना है। सिंपलिसिटी के लिए मैथ्स की वैल्यू क्या ले लें, 1 kg ले लें। वीडियो को पॉज करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें और निकाले ज़रा आंसर क्या आता है। अगर आपने आंसर निकाला है 4 तो फिर सही निकाला होगा। चेक कर लेते हैं। देखिए बेटा इम्पल्स निकालना है, इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम। आपने सीधा सीधा क्या करना है, चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट करना है, एम वी एफ माइनस एम वी आई। अब बॉल जब वॉल की तरफ जा रही थी, वेलोसिटी थी 2, मैस कितना था, 1 था। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मैस 1 है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 2 है। ठीक है, अब मैस तो उतना ही है। बॉल गई, स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद जैसे ही रिफ्लेक्ट बैक होगी तो अब इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होगी है। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो आप एक नेगेटिव का साइन भी लगाएंगे इधर। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो -2 आप मेंशन करेंगे। तो रिजल्ट क्या बन गया, -2 विच इज़ -4। तो इम्पल्स कितना आ गया बेटा, -4 इम्पल्स आ गया। लेकिन इसका यूनिट क्या होगा बेटा, जो मोमेंटम का यूनिट होगा, मोमेंटम का यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड है या फिर किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। यही यूनिट क्या बनेगा इम्पल्स का। तो आप कैसे लेंगे, -4 न्यूटन सेकंड या फिर -4 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हैं। आगे बेटा बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, इम्पल्स से रिलेटेड ही है ये, आपका मैथ्स आ गया। चलें गिवन डाटा, ये हाइडिंग देते हैं, गिवन डाटा। और बेटा यहाँ पे अब वैल्यूज मेंशन करें, मैथ्स की वैल्यू कितनी है, 1500 किलोग्राम। हैज़ इट्स अ वेलोसिटी रिड्यूस फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 15 मीटर पर सेकेंड। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो थी 20, रिड्यूस होकर फाइनल वेलोसिटी कितनी हुई, 15 मीटर पर सेकेंड हुई। टाइम कितना है, टाइम नोट डाउन करें, 3.0 सेकेंड। और फाइंड क्या करना है, एवरेज रिटार्डिंग फोर्स। देखिए उन्होंने मेंशन किया एवरेज फोर्स। यही पॉइंट मैं आपको ऊपर समझाना चाह रहा था जब मैंने आपको ग्राफ बताया था कि इम्पल्स के अंदर जो फोर्स होती है वो कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती बल्कि वो एवरेज वैल्यू होती है। क्योंकि ग्राफ में आपको डिफरेंट वैल्यूज मिल रही थी। तो अब आपने क्या करना है बेटा, इम्पल्स फोर्स फाइंड आउट करनी है ना आपने, एवरेज फोर्स फाइंड आउट करनी है आपने। तो अकॉर्डिंग टू डाटा आपने फार्मूला जो है ना वो सेलेक्ट करना है। देखिए इम्पल्स का फार्मूला क्या था, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम किसके इक्वल था, एम वी एफ माइनस एम वी आई। क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स फाइंड आउट करनी है, फोर्स को आप इधर रखें, एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। ये तो न्यूटन का सेकेंड लॉ बन गया इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। मैस की वैल्यू, मैस आपके पास है बेटा 1500, फाइनल वेलोसिटी आपकी कितनी है, 15 है। माइनस करेंगे ये 1500, चाहो तो मैं इसको आप कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके कर लें, ये 20 आ गई। फाइनल वेलोसिटी, टाइम कितना था आपको, टाइम टाइम कितना की मतलब 3.0 था। हाँ जी 3.0। ये वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट करें और आपका जो रिज़ल्ट आएगा विद नेगेटिव साइन आएगा, -2500 न्यूटन। यहाँ फिर अब इसको राउंड ऑफ करके यहाँ प्रीफिक्सेस ऐड करके देखें, 2.5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ न्यूटन, 10⁻³ की जगह किलो लगा दें तो -2.5 किलो
न्यूटन, ये आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो बेटा लाइक भी कर ही दिया करे बेटा, गलती से ही कर दिया करे। और शेयर भी किया करें वीडियोस को। आपसे मुलाकात होगी अब नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।